नेस्टैक 100 आज गिरा हुआ है 4.5%, 4.5% डाउन इन अ सिंगल डे। डाउ जोन्स मोर देन 4% डाउन। एप्पल का स्टॉक 8% डाउन, नाइकी 5% डाउन। ये हो क्या रहा है यार? ये सब हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड टैरिफ्स की अनाउंसमेंट की वजह से। सबसे पहले जानते हैं अनाउंसमेंट हुई क्या है। तो कल अप्रैल 2 को लिबरेशन डे पे डोनाल्ड ट्रंप जी ने अनाउंस किया कि वो एक बेसलाइन टैरिफ इम्पोज कर देंगे ऑन एवरी कंट्री विच इज 10%। कुछ भी इंपोर्ट होगा उस पर 10% टैरिफ लग जाएगा। ये सभी कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल है, किसी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसमें। इससे होगा क्या? इससे गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कस्टमर्स को एक्सपेंसिव पड़ेगा। बट ये फिर फायदा क्या है ये लगाने का? ये टैरिफ्स लगाए क्यों? और सबसे पहले तो समझते टैरिफ्स होते क्या है यार, है ना? कि कई बार हमें होता है कि ट्रेड वॉर ये वो हम बहुत कुछ सुन रहे होते हैं, बट हमें यही नहीं पता कि ट्रेड वॉर होती क्यों है, प्लस टैरिफ्स क्या होते हैं, राइट? टैरिफ्स को सिंपल भाषा में अगर हम समझेंगे, कोई भी एक कंट्री अगर दूसरी किसी कंट्री से कुछ गुड्स इंपोर्ट कर रही होती है, दैट कंट्री कैन इंप्लीमेंट टैरिफ्स ऑन दोज इंपोर्टेड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कनाडा स्टील इंडस्ट्री है उसके पास, राइट? वो मैन्युफैक्चर कर रहा है खुद का स्टील। अब उसको पड़ रहा है $100 पर केजी। एक यूनिट ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि स्टील का प्राइस पड़ रहा है उसको $100 पर केजी। वहीं चाइना से उसे स्टील मिल रहा है $90 पर केजी पे। तो अब कोई बिजनेसमैन क्यों लेगा $100 वाला कनाडा का, वो $90 का चाइना वाला लेगा? कनाडा ने क्या किया यार, ऐसे तो बाहर से हम इंपोर्ट ही करते रहेंगे, चाइना वालों का मतलब ऑब्वियसली बेनिफिट हो रहा है और हमारे लोकल बिजनेस जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी कस्टमर कोई भी बिजनेसमैन वो लेगा ही नहीं स्टील कनाडा से महंगा। तो कनाडा ने क्या किया, टैरिफ इंप्लीमेंट कर दिया चाइना के स्टील पे 20%। तो अब चाइना का स्टील $90 की बजाय $108 का पड़ रहा है। अब बिजनेसमैन क्या करेगा यार, अब मुझे 108 का पड़ रहा है, यहाँ कनाडा का लोकल मुझे जो स्टील है वो $100 का पड़ रहा है, तो मैं कौन सा लूंगा? $100 का ऑब्वियसली। तो यहाँ से कनाडा की गवर्नमेंट ने अपने लोकल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट कर लिया। बट इसका दूसरा इशू क्या हुआ? ये बेनिफिट तो हो गया, लोकल बिजनेस प्रोटेक्ट हो गए, बट कस्टमर्स को चीजें एक्सपेंसिव मिलने लगी। तभी ये जो यूएस ने अभी इंप्लीमेंट किया 10% बेसलाइन टैरिफ, कस्टमर्स को एट द एंड इशू होने वाला है, क्योंकि कोई भी बिजनेस चल रहा है वो अगर इंपोर्ट करता है चीजें, उसके ऊपर टैरिफ लग गया इंपोर्ट करने पे, तो महंगा ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसके अपने देश में पहले ही महंगा मिल रहा था, बाहर से सस्ता मिल रहा था, अब बाहर से भी महंगा हो गया और ज्यादा, तो अपने देश से ही लेगा, बट अगेन वो उसे एक्सपेंसिव पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इसीलिए कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये हुआ पहले टाइप का टैरिफ, जिसमें हम लोकल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट टैरिफ्स को इंप्लीमेंट करती है। दूसरे टाइप का टैरिफ होता है रिटेलिएटरी टैरिफ। इसका मतलब क्या होता है कि जो ट्रेड वॉर्स का सिग्निफिकेंस होता है, एक कंट्री ने, लेट सपोज यूएस ने चाइना के स्टील पे टैरिफ लगा दिया टू प्रोटेक्ट हिट्स लोकल बिजनेस। चाइना ने सोयाबीन पे टैरिफ्स लगा दिए यूएस के लिए कि मैं जो यूएस से सोयाबीन इंपोर्ट करता हूँ मैं उस पर टैरिफ बढ़ा देता हूँ, ताकि मेरे लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं चाइना के जो सोयाबीन बना रहे हैं तो उसको फायदा, और यूएस को मैं पनिश करूं इस वे में। तो ये रिटेलिएटरी टैरिफ्स होते हैं। तो यहाँ पर शुरू होती है ट्रेड वॉर। तो एक कंट्री जब अपने प्रोडक्ट का जो इंपोर्ट कर रहा है दूसरे कंट्री से उस पर टैरिफ लगा दिए, दूसरी कंट्री ने जो इंपोर्ट कर रही है वो उसने भी टैरिफ्स लगा दिए। वैसा वैसा हो गया कि भाई दोनों ही टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, और कस्टमर को एट द एंड एक्सपेंसिव भी पड़ रहा है, ले दे के यही हाल है। तो अब तीसरे तरीके का टैरिफ होता है, उसमें कस्टमर को फायदा होता है, यहाँ पे फायदा भी होता है। तो तीसरे तरीके का टैरिफ होता है जब ट्रेड एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, कि कनाडा की लेट सपोज मैक्सिको से ट्रेड एग्रीमेंट है कि मैं एवोकाडोस पे लेट सपोज टैरिफ्स नहीं लगाऊंगा, कम लगाऊंगा। तो कनाडा का लोकल जो मैन्युफैक्चरर है, जो फार्मर है, वो बेच रहा है $5 में एक एवोकाडो। मैक्सिको पे टैरिफ नहीं लगे हुए, मैक्सिको वाला दे रहा है $2 में। अब कस्टमर कौन सा लेगा? मैक्सिको का $2 वाला, राइट? अब यहाँ इशू ये हो गया कि कस्टमर को तो फायदा हो गया, फार्मर जो मैन्युफैक्चरर है उसको इशू हो गया कि मेरा बिक नहीं रहा सामान, क्योंकि मैं तो $5 का बेच रहा हूँ, यहाँ पे मैक्सिको वाला $2 का दे रहा है। कस्टमर का यहाँ फायदा हो जाता है। तो हमने 3 तरीके के टैरिफ समझे। एक अपना रेगुलर टैरिफ जिसमें हम लोकल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा होता है रिटेलिएटरी टैरिफ जो ट्रेड वॉर के केस में होता है, जब हम एक कंट्री दूसरे कंट्री को पनिश करना चाहती है। तीसरे तरीके का हो गया जिसमें ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, जहां पर हम जो टैरिफ्स को कम भी कर लेते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब स्टॉक मार्केट्स क्यों गिर रही हैं? स्टॉक मार्केट्स का इसके क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है, मोटा मोटा उन्हीं का ही लेना देना है। अब लेट सपोज एप्पल का स्टॉक आज 8% गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि एप्पल इंपोर्ट कर रहा है कुछ प्रोडक्ट्स कहीं किसी और कंट्री से, राइट? उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो इंपोर्ट करता रहे, महंगा पड़ेगा उसको, तो वो अपने आईफोन के प्राइसेस भी बढ़ा देगा, या एप्पल के प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी बढ़ा देगा और कस्टमर्स को महंगा पड़ेगा, इसीलिए वो
स्टॉक गिर रहा है कि भैया ये तो महंगा पड़ जाएगा। दूसरी चीज, एप्पल क्या कर सकता है कि अपने ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वो यूएस में इम्प्लीमेंट कर सकता है कि मैं और प्लांट्स यूएस में ही लगा ले तो मेरे को इंपोर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। तो वहां पर वो अपने प्राइसेस को थोड़ा बैलेंस कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट की बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे बैलेंस करता है, कैसे वो लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए भी टैरिफ्स को इम्प्लीमेंट करता है, या फिर कस्टमर्स को ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना पड़े तो उसके लिए भी कैसे टैरिफ्स कम करने हैं, उसके बेस पे भी सारा बैलेंस बना रहता है। तो ये जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक डिपार्टमेंट होता है वो सारा इकोनॉमिक मिनिस्ट्री होती है, वो सारा इन चीज़ों का ध्यान रखती है। जरूरी नहीं है कि टैरिफ्स हमेशा गंदे ही गंदे होते हैं या फिर अच्छे ही अच्छे होते हैं हर किसी के लिए। डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पीपल फेस डिफरेंट रियलिटीज, जो उनको फेस करना पड़ता है कि कस्टमर्स को कभी सस्ता पड़ा कभी महंगा पड़ा। अब एज एन इन्वेस्टर हम क्या कर सकते हैं? नेस्डैक गिरा हुआ है, मुंह में पानी आ रहा है कि अरे यार बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, हो सकता है और भी गिरे, हो सकता है यहाँ से रिटेलिएट करके वापस चला जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ट्रेड वॉर हो क्यों रहा है, ट्रेड वॉर के इफेक्ट क्या हैं, आप इसको समझ सकते हैं। आई होप इन एग्जाम्पल से आपको थोड़ा क्लैरिटी मिली होगी। तो एज एन इन्वेस्टर मैं पर्सनली क्या करने वाला हूँ, नेस्डैक 100 में मैं और इन्वेस्ट करने वाला हूँ क्योंकि टॉप से 15% डाउन है। इफ आई हैव सम स्पेयर मनी आई कैन इन्वेस्ट मोर। तो आपको अगर लग रहा है कि नेस्डैक 100 और गिर सकता है, थोड़ा इन्वेस्ट कर दीजिए, थोड़ा बाद में इन्वेस्ट कर देंगे। जो पर्सनल फाइनेंस की बातें हम और भी वीडियोस में करते रहेंगे कि कैसे कैसे और इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अभी के लिए इफ यू हैव स्पेयर मनी, इफ आई वर यू, आई वुड हैव इन्वेस्टेड। आपका डिसीजन आपके पास है, आपको खुद लेना है, मेरे कहने पे नहीं चलना है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करके इन्वेस्ट कीजिएगा। ये आपके लिए कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज ये डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से। आप अपना डिसीजन खुद लेंगे बट आप समझेंगे जरूर, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। नेस्डैक 100 मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ? मैं XQQ के थ्रू करता हूँ। XQQ इज जस्ट अ सिंबल इन टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज which replicates Nasdaq 100, US का Nasdaq 100. I work in Canada, तो I can invest in Toronto Stock Exchange, तो without any tax issues and also। अब उसमें मैंने XQQ में इन्वेस्ट किया ही हुआ है और भी मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि Nasdaq 100 क्या है कि टॉप नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, जो भी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के जितनी भी टॉप 100 कंपनीज है यूएस की, जिसमें मेजर टेक कंपनीज आ जाती हैं, तो उनमें इन्वेस्ट करता है। तो आई एम प्रीटी बुलिश अबाउट देम। लॉन्गर टर्म में देखो ऊपर जाना ही चाहिए, बेटर ही है। आप लोग भी XQQ में इन्वेस्ट कर सकते हो, वन ऑफ द ऑप्शंस। ये मैं इन्वेस्ट करता कहाँ से हूँ? वेल्थ सिंपल ऐप से। मैं जब कनाडा आया था विद इन फर्स्ट मंथ मैंने वेल्थ सिंपल ऐप डाउनलोड कर ली थी एंड उससे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। वेल्थ सिंपल ऐप का रेफरल कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड कीजिए, रेफरल कोड डालिए, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट आपको भी होगा, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मुझे भी होगा। एज पर यूर अंडरस्टैंडिंग आप उसको डाउनलोड करके उसमें अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। वेरियस ऑप्शंस हैं, TFSA, FHSA, RRSP और नॉर्मल कैश अकाउंट। ये सब के बारे में डिटेल में बात करूंगा मैं कि कनाडा में कैसे कैसे अकाउंट्स खुलवाए जाते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड भी आपको जानने को मिला होगा कि इस सिंबल को यूज करके आप नेस्डैक 100 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स इन्वेस्टिंग मेरे ख्याल से सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टिंग होती है। आपको कहीं का भी कोई मतलब बहुत माइनर रिस्क होता है, ऐसा कोई मेजर रिस्क मुझे नहीं लगता है क्योंकि मैं ओवरऑल 8 to 10 ईयर से मैं इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ। आई थिंक इंडेक्स इन्वेस्टिंग ही पूरा क्रक्स जो मुझे दिखता है वो सबसे बेटर है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। हमें चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जब तक चीज़ें जानेंगे नहीं तब तक समझ नहीं पाएंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, तो मनी को मैनेज ठीक से नहीं कर पाएंगे, राइट। कमा बहुत लोग लेते हैं बट गवा भी जल्दी देते हैं, बट मनी मैनेजमेंट इज अ स्किल जो हम सबको ही सीखनी चाहिए। ये वाली जर्नी आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।